Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel and now I am making another video on the chapter number 1 biology part 2. इस चैप्टर में अब जो चीज़ें आ रही हैं वो आ रही हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले आती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, दीज आर ऑल मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर किस तरीके से एक्ट करते हैं और वो किस तरीके से बॉडी में पूरा का पूरा एनर्जी प्रोवाइड करने में या कोई भी फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको कहते हैं कि उसकी स्टडी को कहते हैं कि वो हो गई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो से जाहिर हो रहा है कि वो चीज़ क्या हो जाएगी, जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं या उसके फीचर्स होते हैं उनकी स्टडी को या उनके ऑर्गेनिल्स को स्टडी करना। जैसे एक सेल एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तो सेल की स्टडी को क्या कहेंगे, वो हो गई माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का मतलब क्या है कि वो वाली स्टडी जिसके अंदर हम इन्वायरमेंट को डिस्कस करें और इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट उस ऑर्गेनिज्म पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इन्वायरमेंट में रह रही हूँ तो मेरी बॉडी उस इन्वायरमेंट से, अगर वो इन्वायरमेंट हॉट है तो मेरी बॉडी किस तरीके से उस इन्वायरमेंट को कोप अप करेगी, किस तरीके से मैं अपने कपड़ों को चेंज करूँगी, ठीक है, किस तरीके से मैं अपनी डाइट को चेंज करूँगी। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट आगे मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ मेरीन एनिमल्स, मतलब कि वो एनिमल्स जो सी पे रहते हैं, जैसे शार्क, फिशेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज फॉर फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी का मतलब होता है वो वाली स्टडी जिसके अंदर हम डील करते हैं किस ऑर्गेनिज्म पे, फ्रेश वाटर बॉडीज़ के ऊपर, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक और उनका वाटर उनकी बॉडी को किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट। मतलब पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, ठीक है। उनकी लाइफ साइकिल का वो किस तरीके से अपने आप को फ़ायदा ले रहे होते हैं, मतलब अपने आप को किस तरीके से फ़ायदा लेंगे, अपनी न्यूट्रिशन लेंगे और दूसरा जो सेल होगा उसको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको कोई ना कोई हद तक डैमेज प्रोवाइड कर देंगे। तो उसकी पूरी लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, उसका इंटरेक्शन पढ़ते हैं, उसका ट्रांसमिशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी वाली चीज़ होती है बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम एनाटमी, फिजियोलॉजी, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं एक ह्यूमन बीइंग का, उसकी बॉडी के अंदर कौन कौन से नॉर्मल फंक्शंस हो रहे हैं, उसकी बॉडी किस तरीके से काम कर रही है, उसकी बॉडी क्या है, उसको कहते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। नेक्स्ट है सोशल बायोलॉजी। वो वाली बायोलॉजी जिसके अंदर हम सोशल इंटरेक्शन पढ़ें एक ऑर्गेनिज्म का उसकी स्पीशीज़ के साथ। मतलब उस एक स्पीशी है, फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन बीइंग एक स्पीशी है, तो उसका डिफरेंट स्पीशीज़ के साथ या उसका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है सोशल बायोलॉजी। नेक्स्ट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वो होती है जिसके अंदर हम खुद से इंजीनियर करते हैं, मतलब इट मेनली अबाउट द जेनेटिक्स एंड जीन्स, ठीक है। तो जो जीन्स को हम खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं या उनके अंदर हम कुछ भी चेंजेस ला रहे होते हैं, वो होती है बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑल अबाउट द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे छोटा लेवल कौन सा होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है एटम। सबसे स्मॉल एटम के क्या होते हैं, उसकी भी अगर मैं फर्दर क्लासिफिकेशन कर दूँ तो एटम के डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हो जाएंगे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और भी होते हैं लेकिन वो इतने माइन्यूट होते हैं कि वो उनको हम कंसिडर ही नहीं करते, ठीक है। अब उस सब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, एक एटम। बहुत सारे एटम मिलके क्या बना रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक जैसे एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। डिफरेंट तरीके के एटम मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने बताया दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल और एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, जैसे कि एक अमाइनो एसिड एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, और लेकिन अगर मैं बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को जोड़ दूँ तो बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनेंगे, एक प्रोटीन, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। अब क्या होता है अगर मैं सेलुलर लेवल पे बात करूँ तो सबसे छोटी बॉडी के अंदर क्या चीज़ होती है, सेल। उस सेल के अंदर क्या चीज़ होती है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या चीज़ होती है, डीएनए होते हैं, जीन्स होते हैं, जिसकी वजह से पता लगता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बनेगा। मतलब उनकी पूरे के पूरी बॉडी किस तरीके से, किसी का नाक कैसे होगी, किसी के कान कैसे होंगे, या उसका स्किन कलर कैसे होगा, ये सारी की सारी उसके जीन्स पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनील, ठीक है। ऑर्गेनील्स, सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनील्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल मिलके क्या बना रहे होते हैं, एक चीज़ बनाते हैं, इसको कहते हैं टिश्यू। मतलब वो वाले सेल्स जो एक ही फंक्शन प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं टिश्यू। डिफरेंट टिश्यूज़, मतलब वैसे सेल्स जो डिफरेंट फंक्शन प्रोवाइड करें वो क्या हो जाएंगे, एक बना लेंगे ऑर्गन। ऑर्गन बहुत सारे मिलके, जैसे एक डाइजेस्ट सिस्टम ऑर्गन हो गया, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन हो गया, तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बना देंगे, एक ऑर्गन सिस्टम। और वो पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना देगा, एक होल इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, यही वाला ऑर्गन जितना भी है उसको क्लासिफाई करके उन्होंने यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट आते हैं कुरानिक वर्सेस। कुरानिक वर्सेस आपने सिर्फ याद रखनी है, ये तीनों 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। इसके अंदर ये चीज़ें हो गई। उसके बाद उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वर्ल्ड स्पेस में आता है और किस तरीके से लिविंग वर्ल्ड टाइम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिविंग
वर्ल्ड इन स्पेस। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी या हमारी लाइफ जो अराउज हुई थी वो कब हुई थी, 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। इसके वक्त उस वक्त बॉडी बहुत सिंपल थी, सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए थे, उसके बाद सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्सिटी आती रही और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कौन हो गया, वो थे ह्यूमन बींग्स का। तो अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगियों के अंदर बहुत सारे डिफरेंट तरह के क्रिएचर्स दिए, डिफरेंट तरह के क्रिएचर्स की टाइप दिए। तो इसकी वजह से एक स्पीशीज डिफरेंट दूसरे वाले स्पीशीज से डिफरेंट होगा, ठीक है। और हर तरह अर्थ में डिफरेंट उनका हैबिटेट अलग होगा, मतलब उनके रहने की जगहें अलग होंगी, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो डिफरेंट तरीके से अलग होंगी दूसरे वाले स्पीशीज से, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकर एज अ फ्री लिविंग फॉर्म्स, मतलब बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, मतलब उनको वो किसी से शेल्टर नहीं ले रहे होते, और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी से शेल्टर के थ्रू अपनी लाइफ को कंटिन्यू रख रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। तो टाइम के अकॉर्डिंगली हमें ये पता करना होता है कि इतने साल पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रहता था। तो ये वाली जो स्टडी होती थी उसको कहते हैं स्टडी ऑफ फॉसल्स। फॉसल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत सारे साल पहले मर गए थे और अब वो डीके होके जो चीज़ बनाएंगे उसको कहते हैं वो उसका फॉसल होता है, ठीक है। तो फॉसल के थ्रू हमें पता लगता है कि किस तरीके से कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले रहता था, और इसी को कहते हैं वो होती है फाइलेटिक लीनिएज। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड में क्या है कि अगर कभी भी कोई भी एक प्रॉब्लम आती है किसी भी साइंटिस्ट को, तो वो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को नोट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज डेटा कलेक्शन। अब जितनी भी प्रॉब्लम होती है, आजकल तो सारा का सारा इंटरनेट का दौर है, तो जो भी कोई मुझे अगर प्रॉब्लम हो रही है, इन्होंने एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई भी एक प्रॉब्लम होगी किसी भी साइंटिस्ट को, तो वो सबसे पहले उस चीज़ के अकॉर्डिंगली जितनी भी चीज़ें होंगी वो कलेक्ट कर लेगा। उससे पहले जितनी भी लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च की होगी, या फिर उसे जिस तरीके से उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक लगता है तो उसके बारे में रिसर्च करेगा, उसको कहते हैं डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के बाद वो उस ऑब्जर्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक अपनी मर्जी से क्रिटिकल सी एक थ्योरी निकालेगा, उसको कहते हैं वो होती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस वो वाली चीज़ होती है जो सिर्फ एक गैस होता है साइंटिस्ट का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है रीजनिंग। रीजनिंग क्या कर रहे होते हैं, दो तरह की रीजनिंग होती है इंडक्टिव रीजनिंग और एक होता है डिडक्टिव रीजनिंग। एक इंडक्टिव रीजनिंग होती है कि जो फर्दर गाइड कर रही होती है कि कोई एक जनरल आइडिया क्या होता है, मतलब एक स्पेसिफिक से जनरल। फॉर एग्जांपल शार्क एक स्पेसिफिक चीज़ है और उसकी जो होती है फिशेस वो एक जनरल है, तो जो स्पेसिफिक से जनरल जाते हैं उसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, और जो उसके वाइस वर्सा होती है, मतलब क्या चीज़ होगी कि जनरल से स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल फिश टू शार्क, तो दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन के मतलब अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं बहुत सारे डिफरेंट तरीके के, जो भी उस जगह के अकॉर्डिंगली हो सकते होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी एक्सपेरिमेंट आया उसको क्या कंक्लूड करेंगे आप, ठीक है। अगर कंक्लूजन उसके अकॉर्डिंग नहीं आया कि ऑब्जर्वेशन का हमें सॉल्यूशन नहीं मिला अपनी प्रॉब्लम का, तो दोबारा से नई ऑब्जर्वेशन होती है, फिर ये सारे स्टेप्स रिपीट होते हैं जब तक कंक्लूजन हमारा प्रॉपर नहीं आता। अगर कंक्लूजन प्रॉपर आ गया, नेक्स्ट स्टेप इज थ्योरी। थ्योरी का मतलब होता है कि जो एक जगह पे, मतलब फॉर अ सर्टेन पीपल या फॉर अ सर्टेन टाइम ये चीज़ एक्सेप्टेड है, लेकिन वो ऑल ओवर द ग्लोब एक्सेप्टेड नहीं होती। लेकिन अगर वो ऑल ओवर द ग्लोब एक्सेप्ट हो जाए तो उसको कहते हैं कि वो बन गया एक लॉ। Next topic is all about immunization and antibiotics. I'll discuss this topic in my next video. So till then, stay blessed and subscribe my channel and hit that bell notification. Thank you.